हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का आज हमारा अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग बेसिकली पंजाब और मैसूर इन दोनों किंगडम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या इंटरफेरेंस रहा है इनके पॉलिटिकल अफेयर्स में, इसको डिस्कस करेंगे। जिसमें हम लोग एंग्लो सिख वॉर्स या आंग्ल मैसूर वॉर्स जो हैं आपके, जो 4 आंग्ल मैसूर वॉर्स में हैं, इनके ऊपर जितने भी आपके PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हैं, उनको आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखा हुआ है, द किंगडम ऑफ रंजीत सिंह इंक्लूडेड। रंजीत सिंह का जो किंगडम है उसमें इन जगहों में से कौन सी जगह इंक्लूड है, कौन सा शामिल है? दिल्ली, काबुल, मकरन और श्रीनगर। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2004 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, श्रीनगर। रंजीत सिंह ने 1819 में जो कश्मीर रीजन है उसको अपने किंगडम में शामिल किया था। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि जो रंजीत सिंह का किंगडम है या रंजीत सिंह के टाइम पीरियड में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक एक करके फैक्ट्स हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं, आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। पंजाब की हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे रंजीत सिंह। ठीक है, तो रंजीत सिंह आपके 13 नवंबर 1780 इनका जन्म होता है। कहां पर होता है? तो हम कह सकते हैं सुकर चकिया मिसल। सुकर चकिया मिसल के जो चीफ होते हैं उनका नाम है महासिंह। महासिंह के यहाँ ये पैदा होते हैं। रंजीत सिंह के टाइम पे जो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है वो है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन होता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट डेट है, 25 अप्रैल 1809। 25 अप्रैल 1809, तो ये भी डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस ट्रीटी का जो मेन कंडीशन था वो क्या था? तो ये था आपका कि रंजीत सिंह अब सतलज रिवर के फर्दर साउथ में अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, रंजीत सिंह सतलज रिवर के फर्दर साउथ में अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं करेंगे, ये इसकी मेन शर्त थी जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ था। ठीक है, हालांकि बाद में एक इंग्लिश मैन है आपके कनिंघम, इन्होंने बोला था कि इन्होंने अपनी टेरिटरी को वेस्ट में एक्सपेंड किया था, और इस एक्सपेंशन के दौरान ही 1818 में मुल्तान को इन्होंने अपनी टेरिटरी में मिलाया। 1819 में कश्मीर को शामिल किया, और 1834 में पेशावर को शामिल किया। ठीक है, तो ये 3 वेस्ट की जो टेरिटरीज हैं, इस पर पंजाब ने अपना एनेक्सेशन किया। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? इसके बाद फ्रेंड्स से कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें, ये भी आप देख लें। तो सबसे पहले अगर हम देखें 1798 में आप देखेंगे कि एक रूलर है जमन शाह। जमन शाह ने पंजाब पर अटैक कर दिया। अटैक करके जब ये वापस जा रहा था, जब ये रिटर्न हो रहा था, तो वापस जाने के दौरान इसके कुछ कैनन्स यानी कि तोपें इसकी कुछ चेनाब नदी में गिर जाती हैं। इन तोपों को रिस्टोर करने का काम कौन करता है? तो वो आप कह सकते हैं रंजीत सिंह। और ये रंजीत सिंह ये तोपें रिस्टोर करके वापस किसको दे देते हैं? जमन शाह को देते हैं। तो इसके बदले में जमन शाह खुश होकर के इन्हें जो लाहौर प्रांत है उसका सूबेदार नियुक्त कर देता है। ठीक है, इसको थोड़ा सही से लिखते हैं। जो लाहौर प्रांत है इसका सूबेदार बना देता है किसको? रंजीत सिंह को, जमन शाह। ठीक है, इसी के बाद 1798 के बाद आप देखेंगे 1799 में जो रंजीत सिंह है ये लाहौर को अपना पॉलिटिकल कैपिटल बना लेते हैं। लाहौर को पॉलिटिकल कैपिटल बना लेते हैं। तो अब जो पंजाब रीजन है उसके 2 कैपिटल हो गए, एक आपका हो गया अमृतसर, ये आपका रिलीजियस कैपिटल हो गया, और जो लाहौर है ये आपका पॉलिटिकल कैपिटल हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि कौन सा रिलीजियस कैपिटल और कौन सा पॉलिटिकल कैपिटल है। इसके अलावा फ्रेंड्स रंजीत सिंह के टाइम पीरियड में हम देखेंगे कि शाह सुजा, जो कि अहमद शाह अब्दाली का ग्रैंडसन है, ये काबुल का राजा होता है, और काबुल में कुछ सिविल वॉर कंडीशन पैदा हो जाती है। तो उसमें हम देखेंगे कि जो शाह सुजा है इसका भाई कुछ लोगों के साथ मिलकर के इसको गद्दी से डिथ्रोन कर देता है, शाह सुजा को। तो ये मदद लेने के लिए रंजीत सिंह के पास आता है।
और रंजीत सिंह से ये मदद लेते हैं और बदले में रंजीत सिंह को ये क्या देते हैं, तुम कह सकते हैं कोहिनूर। ठीक है, आप देखेंगे नादिर शाह जब अटैक करता है भारत में 1739 में, तो वो जो पीकॉक थ्रोन है और कोहिनूर है ये अपने साथ ले जाता है। नादिर शाह कौन होता है, तो अहमद शाह अब्दाली, आप कह सकते हैं वहीं से रिलेट करता है। बाद में अहमद शाह अब्दाली के शासन से कोहिनूर वापस कब आता है, शाह सुजा के टाइम पर, जब शाह सुजा रंजीत सिंह को कोहिनूर गिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स, आई होप कि ये इतना आपको समझ में आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको कहीं आप नोट कर सकते हैं। इसको मैं क्लियर करके फिर आगे डिस्कस करें हम लोग। तो फ्रेंड्स, इसमें एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि रंजीत सिंह के बाद रंजीत सिंह की मृत्यु कब होती है, तो अभी मैंने आपको बताया कि 1839 में डेथ ऑफ रंजीत सिंह के बाद गद्दी पर कौन बैठता है, तो वो है आपके खड़क सिंह। खड़क सिंह गद्दी पर बैठता है। खड़क सिंह के टाइम पर, या खड़क सिंह के बारे में एक फैक्ट आप याद रखिएगा कि ये ओपीएम एडिक्ट है, ये ओपीएम का एडिक्शन करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी एग्जाम में पूछा गया है पहले। इसके अलावा खड़क सिंह के टाइम पर जो पंजाब है वहां पर सिविल वॉर कंडीशन पैदा हो गई है, मतलब जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की सिचुएशन पंजाब में चल रही है खड़क सिंह के टाइम पर। क्यों, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे जो पंजाब का पॉलिटिकल अफेयर है वो दो गुटों में डिवाइड हो गया है। एक आपका है डोगरा ब्रदर्स का ग्रुप और एक ग्रुप है आपका संधवालिया चीफ्स का, संधवालिया चीफ्स या सरदार। जो डोगरा ब्रदर्स हैं इसमें कौन कौन शामिल है, तो आप कह सकते हैं दयाल सिंह, गुलाब सिंह, दयाल सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह, ये आपके डोगरा ब्रदर्स का ग्रुप है। और जो संधवालिया चीफ्स हैं इनमें आपके कौन कौन शामिल हैं, तो चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह और जो भतीजे होते हैं इनके, इनका क्या नाम रहता है, अजीत सिंह। ठीक है, तो ये चार लोग आपके संधवालिया सरदार्स वाले ग्रुप में शामिल होते हैं और ये आपस में लड़ रहे होते हैं पंजाब की गद्दी के लिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि खड़क सिंह का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल, आप कह सकते हैं अनस्टेबिलिटी का टाइम पीरियड है पंजाब में। इसके बाद फ्रेंड्स, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बैटल हुआ था, बैटल ऑफ चिल्लन वाला, ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ चिल्लन वाला। ये किसके किसके बीच में होता है, तो ब्रिटिश और सिख के बीच में होता है। जो ब्रिटिश हैं इनको कौन लीड करते हैं, लॉर्ड गफ इनको लीड करते हैं, और सिख को जो लीड करते हैं उनका नाम है शेर सिंह। ठीक है, लॉर्ड गफ और शेर सिंह। पूछा जाता है कि ये बैटल किसके गवर्नर जनरलशिप के दौरान हुआ था। ये बैटल हुआ कब था, तो 13 जनवरी 1849, 13 जनवरी 1849 को बैटल हुआ, बैटल ऑफ चिल्लन वाला। और ये किसके गवर्नर जनरलशिप के टाइम पर हुआ था, तो हम कह सकते हैं उतने टाइम भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था आपका लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी उतने टाइम गवर्नर जनरल था और ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा आ चुका है पहले। उसके बाद फ्रेंड जो लास्ट रूलर है पंजाब के, वो आपके कौन है, तो वो है आपके महाराजा दलीप सिंह। ये आपके लास्ट रूलर होते हैं पंजाब के। महाराजा दलीप सिंह का जो टाइम पीरियड है वो 1843 से स्टार्ट होता है 1849 तक, 1843 से 49 तक, क्योंकि 1849 में आप देखेंगे कि पंजाब का एनेक्सेशन हो जाता है ब्रिटिश में। ठीक है, इनके बारे में जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये पंजाब के वो रूलर हैं जो अपने आप को क्रिश्चियन में तब्दील कर देते हैं, मतलब इन्होंने क्रिश्चियनिटी कबूल कर ली थी। इन्होंने क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लिया था। ये रशिया गए थे। ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे आ चुके हैं पहले इनके बारे में। ठीक है, महाराजा दलीप सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, तो महाराजा दलीप सिंह की मृत्यु हुई थी 23 अक्टूबर 1893 को। इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, तो ध्यान रखिएगा पेरिस में। लेकिन इनका फ्यूनरल कहां पर हुआ था, तो फ्यूनरल हुआ था इनका इंग्लैंड में। ठीक है, मृत्यु हुई थी पेरिस में लेकिन इनका फ्यूनरल हुआ था इंग्लैंड में, ध्यान रखिएगा। पेरिस कहां पर है, तो पेरिस आपका फ्रांस में है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स थोड़ा क्लियर कर देते हैं इसको। जो आपका एंग्लो सिख वॉर हुए थे 1849 में, एंग्लो सिख वॉर्स के बाद जो पंजाब है उसको ब्रिटिश एंपायर में एनेक्स कर लिया गया। एनेक्स टू ब्रिटिश एंपायर। उसके बाद जो दलीप सिंह थे इनको ब्रिटेन भेज दिया गया पेंशन पे।
दलीप सिंह को ब्रिटेन भेज दिया गया पेंशन पे, ठीक है। और पंजाब का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई, ठीक है। तो 3 मेंबर कौन कौन से थे, एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चन बन चुका है, तो इनका भी आप नाम देख लें। सर हेनरी लॉरेंस, दूसरे मेंबर थे आपके जॉन लॉरेंस, और तीसरे मेंबर थे यहां पर चार्ल्स ग्रेविल मांसेल। तो ये 3 मेंबर कमेटी बनाई थी किसने, लॉर्ड डलहौजी ने, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1849 में पंजाब रीजन को एडमिनिस्टर करने के लिए। और इस कमेटी के जो हेड थे, या फिर आप कह सकते हैं डायरेक्टर कौन था, तो वो थे आपके सर हेनरी लॉरेंस। तो पंजाब का जो हमारा पोर्शन है उससे इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये पार्ट हमारा इतना इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इन सभी पार्ट से, आप कह सकते हैं इन सभी टॉपिक या पॉइंट से पहले बन चुके हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है पंजाब के बारे में। यहाँ पर हमारा पंजाब का द एंड होता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन था हमारा, इसको देख लेते हैं कि किंगडम ऑफ रंजीत सिंह इंक्लूडेड। तो आप देखेंगे दिल्ली नहीं था, काबुल नहीं था, मकरन नहीं था, लेकिन श्रीनगर कश्मीर रीजन को 1819 में इन्होंने एनेक्स किया था, एक्सपेंड किया था अपनी टेरिटरी को कश्मीर रीजन में। तो श्रीनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, टू विच मिसल डिड रंजीत सिंह बिलोंग। तो अभी मैंने बताया ये सुकर चिकिया मिसल से बिलोंग करते थे, और ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 1997 में पूछा गया, और उसके बाद भी लेटेस्ट में पूछा गया ये, ठीक है। तो सुकर चिकिया मिसल के जो चीफ थे, अभी मैंने आपको बताया था महासिंह, इनके यहाँ ये पैदा हुए थे, और इनका जन्म कब हुआ था, तो 13 नवंबर 1780, ठीक है। इसके बाद कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, इनका कैपिटल क्या था। अब अगर सिर्फ कैपिटल लिखा हुआ है तो ध्यान रखिएगा ये पॉलिटिकल कैपिटल ही पूछा जा रहा है आपसे। अगर रिलीजियस कैपिटल पूछा जाएगा तो वहां लिख देगा कि रिलीजियस कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। तो सिर्फ कैपिटल लिखा है तो इट मीन कि आपसे पॉलिटिकल कैपिटल पूछना चाहता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछा चुका है। तो पॉलिटिकल कैपिटल आपका क्या था, आप देखेंगे कि जमन शाह ने जब पंजाब पर अटैक किया 1789 में, अभी हम लोगों ने बात की, तो उसके कुछ तोप के गोले चिनाब नदी में गिर गए। रंजीत सिंह ने सेफली उसको बाहर निकाला और वापस भेज दिया, मतलब जमन शाह के पास, उन सभी तोपों को। बाद में जमन शाह ने खुश होकर के लाहौर जो रीजन है उसका सरदार नियुक्त किसे कर दिया, रंजीत सिंह को। इसने वहां पर रंजीत सिंह को राजा की उपाधि भी दी थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1799 में रंजीत सिंह ने लाहौर को सीज किया और इसको अपना कैपिटल बना लिया, ठीक है। अगर अमृतसर के बारे में पूछा जाए कि अमृतसर किससे लिया था रंजीत सिंह ने, तो ध्यान रखिएगा अमृतसर रंजीत सिंह ने सीज किया था 1805 में, 1805 में भांगी मिसल से, 1805 में भांगी मिसल से जो आपका रंजीत सिंह है उन्होंने अमृतसर सीज किया था, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने जो अमृतसर है उसको रिलीजियस कैपिटल बनाया, और जो लाहौर है उसको पॉलिटिकल कैपिटल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, एट विच प्लेस डिड राजा रंजीत सिंह सेटअप दी अदालत आला। रंजीत सिंह ने अदालत आला कहां पर बनाया था, तो ये आपका लाहौर में बनाया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अदालत आला और लाहौर में सेटअप किया गया था, विच हर्ड अपील्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोविंशियल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोविंशियल कोर्ट। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारे पास कि रंजीत सिंह गॉट फेमस कोहिनूर डायमंड फ्रॉम। कोहिनूर डायमंड किसने दिया था, तो आपको अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, ये भी क्वेश्चन आपका पीसीएस में पूछा चुका है। तो फ्रेंड्स अहमद शाह अब्दाली का जो ग्रैंड सन था, ठीक है, उसका नाम क्या था, शाह सुजा। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कहानी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी कि जो शाह सुजा था, इसके टाइम पर काबुल में सिविल वॉर्स चल रहे थे, काबुल में सिविल वॉर्स चल रहे थे। इसको इसके इसके ही भाई ने, शाह सुजा के ही भाई ने गद्दी से डिथ्रोन कर दिया था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, तो आप कहेंगे जो शाह सुजा का भाई था उसका नाम था शाह महमूद, ठीक है, शाह महमूद। इसने इसको गद्दी से हटा दिया, जिसके बाद जो शाह सुजा है ये रंजीत सिंह के पास गया मदद लेने के लिए, रंजीत सिंह ने मदद की और बदले में इसने रंजीत सिंह को कोहिनूर जो डायमंड है वो गिफ्ट किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हु अमंग द फॉलोइंग हैड सेड गॉड इंटेंडेड मी टू लुक अपॉन ऑल रिलीजन्स विद वन आई। मतलब भगवान ने मुझे ये प्रेरणा दी है कि मैं सभी धर्मों को एक आंख से देखूं या एक निगाह से देखूं, किसी भी तरह का कोई भी पार्टीशन ना बोलूं, है ना। तो फ्रेंड्स ये बात रंजीत सिंह ने बोली थी, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2007 में ऑलरेडी पूछा चुका है, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दलीप सिंह द एक्स महाराजा ऑफ पंजाब। तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि ही डाइड इन पेरिस, तो इसकी मृत्यु पेरिस में हुई थी 23 अक्टूबर 1893 को। यह स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, अभी मैंने आपको बताया। अब ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये पेरिस में मरा था 23 अक्टूबर 1893 को,
ही वॉज क्रिमेटेड एट नासिक, तो अभी मैंने आपको बताया कि इनका फ्यूनरल कहाँ पर हुआ था, फ्यूनरल हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपसे यही पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा करेक्ट है, तो ए वाला करेक्ट है हमारा। ठीक है, बाकी सारे गलत होंगे, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी गलत क्यों है, मैंने आपको बता दिया कि इसका फ्यूनरल इंग्लैंड में हुआ था। उसके बाद लिखा कि ही नेवर रिनाउंस द सिख फेथ, तो ऐसा नहीं है, आपको पता है, आप अभी मैंने आपको बताया कि इसने क्रिश्चियनिटी कबूल कर ली थी बाद में। ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा गलत है। और फिर चौथा लिखा है कि ही हैड नेवर विजिटेड रशिया, तो ये रशिया भी गए थे, तो केवल ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है यहाँ पर, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। Who among the following was not member of Board of Three to administer the state of Punjab after its annexation? 1849 में पंजाब के एनेक्सेशन के बाद लॉर्ड डलहौजी ने, आपको मैंने अभी बताया था कि 3 मेंबर एक कमेटी बनाई थी, या आप कह लो 3 मेंबर्स का एक बोर्ड बनाया था टू एडमिनिस्टर द पंजाब रीजन। तो उसमें पूछा है कि इसमें कौन शामिल नहीं था इसमें से, तो सर हेनरी लॉरेंस ये शामिल थे, इवन ये डायरेक्टर थे बोर्ड के। ठीक है, जॉन लॉरेंस जो है ये भी शामिल थे। अब आप देखिए ये क्वेश्चन टेक्निकली गलत है, क्यों? क्योंकि हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस ये तो दोनों लोग शामिल थे ही, इसके बाद आप देखेंगे कि चार्ल्स ग्रेविल मानसेल थे, जो तीसरे मेंबर थे वो थे चार्ल्स ग्रेविल मानसेल, तो यहाँ पर ये दोनों ही शामिल नहीं थे। ठीक है, तो ए और डी दोनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए एंड डी। तो यूपी पीसीएस में 2013 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो ए और डी दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, अब ये आपका आ गया एंग्लो मैसूर वॉर से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, अब ये हमारा स्टार्ट हो गया एंग्लो मैसूर वॉर वाला पोर्शन। तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट है एंग्लो मैसूर वॉर से, 1766 टू 69 ये आपका वॉर हुआ था, और ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस में 2015 में ऑलरेडी पूछा चुका है। तो कहा जा रहा है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में किसकी जीत हुई थी? 4 ऑप्शन आपके पास, इंग्लिश, हैदर अली, मराठा या निजाम ऑफ हैदराबाद। तो जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर है इसमें मराठा और निजाम का कोई काम नहीं है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैसूर और इंग्लिश के बीच में वॉर हुआ था और हैदर अली की इसमें जीत हुई थी। ठीक है, तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का ये थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर्स हुए थे ये आपका कब हुआ? तो हम कह सकते हैं 1766 टू 1769, 1766 से 1777 के 69 के बीच में ये युद्ध हुए थे, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। इसमें 2 पार्टी इनिशियली बनी थी, ध्यान रखिएगा। एक साइड आपके थे मराठा, निजाम और ब्रिटिश, और दूसरे साइड था आपका मैसूर। ठीक है, इसको कौन लीड कर रहा था? तो उतने टाइम रूलर था आपका हैदर अली। अब थोड़ा हैदर अली का भी बैकग्राउंड आप ले लें, तो अगर हम फ्रेंड्स बात करें 1734 से 1766 तक का जो टाइम पीरियड था, उतने टाइम जो मैसूर किंगडम था वो वडियार रूलर्स के अंडर में था। ठीक है, कृष्णा राजा वडियार ये आपके रूलर थे। इनकी मृत्यु के बाद 1761 में हैदर अली ने अपने आप को डिफेक्टो रूलर घोषित कर दिया है मैसूर किंगडम का। और फ्रेंड्स ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम में हम देखेंगे कि मैसूर पर लगातार मराठा और निजाम इन दोनों का अटैक हो रहा था, तो जिसके कारण हम देखेंगे कि जब हैदर अली रूलर बनता है मैसूर का, तो उतने टाइम पर जो मैसूर किंगडम है हमारा वो पॉलिटिकली और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, क्योंकि लगातार आप देखिए यहाँ पर इन्वेजन हो रहा है मराठा और निजाम का। तो इस टाइम पीरियड में जो मैसूर किंगडम है ये आपका पॉलिटिकली और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। तो अब जब हैदर अली रूलर बना तो इसने सबसे पहले किस पर काम किया? तो हम कह सकते हैं इसने जो मैसूर की आर्मी है उसको एडवांस किया। कैसे एडवांस किया? तो हैदर अली का आप कह सकते हैं क्लोज प्रॉक्सिमिटी था फ्रेंच के साथ, फ्रांसीसियों के साथ इसकी फ्रेंडशिप थी हैदर अली की, तो इसने अपनी आर्मी को यूरोपियन लाइंस पर ट्रेन करवाया। फ्रेंच की ही मदद से हम देखेंगे कि जो हैदर अली है इसने डिंडिगल में एक आर्म फैक्ट्री भी स्टैब्लिश की। ठीक है, आर्म और एमिनेशन बनाने की फैक्ट्री स्टैब्लिश की डिंडिगल में। इसके अलावा फ्रेंड्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे भी इसने काम किया हैदर अली ने। अब ये जो सारे डेवलपमेंट हो रहे थे इस टाइम पर मैसूर में, ये किसको परेशान करेंगे? तो आप कह सकते हैं ब्रिटिश को, और यही मेन रीजन बना आपका फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में ये ट्रिपल अलायंस बन गया, मराठा, निजाम और ब्रिटिश का। लेकिन जो हैदर अली इसके बारे में कहा जाता था कि ये अनएजुकेटेड पर्सन था लेकिन बहुत ज्यादा ब्रिलियंट था हैदर अली। ठीक है, मतलब इसको मैन ऑफ सुपीरियर मिलिट्री स्किल बोला जाता था, कि मिलिट्री स्किल और डिप्लोमेटिक स्किल बहुत अच्छी थी इसकी। ठीक है, जो हैदर अली था इनिशियल डेज में ये मैसूर आर्मी में एक सिपाही था। सोचिए सिपाही से शासक तक का इसने जो रास्ता है वो ऐसे थोड़ी ना तय किया होगा, ये बहुत ज्यादा ब्रिलियंट और इसकी मिलिट्री स्किल बहुत अच्छी थी। तो फ्रेंड्स इसने अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स का यूज किया और मराठा और निजाम को इस अलायंस से तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? मराठों को इन्होंने बोला कि आपको हम पैसे दे रहे हैं, आप साइड हट जाओ, और जो निजाम है इनसे बोला
कि हम आपके साथ एक डील साइन कर ले रहे हैं जिसमें जितनी भी टेरिटरी हम जीतेंगे उसकी आधी टेरिटरी हम आपको दे देंगे, निजाम से हैदर अली ने बोला। ठीक है, तो मराठा और निजाम साइड हो गए, अब अकेले बचे ब्रिटिश। तो युद्ध हुआ जो फाइनल फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, ये आपका ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में हुआ। ठीक है, और इस युद्ध में जीता कौन? तो हैदर अली युद्ध जीत गया। अंग्रेजों का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटलमेंट था मद्रास, इस पर हैदर अली ने कब्जा कर लिया। हालांकि बाद में जब ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन किया गया फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर को खत्म करने के लिए, ठीक है, तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर को खत्म करने के लिए जो ट्रीटी साइन हुआ वो था आपका ट्रीटी ऑफ मद्रास। ट्रीटी ऑफ मद्रास ये कब साइन हुआ? तो ट्रीटी ऑफ मद्रास आपका साइन हुआ 4 अप्रैल 1769 को। 4 अप्रैल 1769 को ट्रीटी साइन हुआ, और इस ट्रीटी के अनुसार ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन फॉलो किया गया, मतलब जो भी टेरिटरी सीज की गई है वो एक दूसरे को वापस कर दी गई। और साथ ही साथ जो अंग्रेज हैं, ब्रिटिश हैं, उन्होंने हैदर अली से एक प्रॉमिस किया कि अगर अब आपके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल इन्वेजन होता है या एक्सटर्नल अटैक होता है तो उसमें ब्रिटिश आपकी मदद करेंगे। ठीक है, और यही वाली जो बात थी, ये जो प्रॉमिस थी अंग्रेजों की, यही मेन कारण बनी आपकी सेकंड एंग्लो मराठा वॉर की, सॉरी सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर्स की। ठीक है, जो कि आपकी 1782-84 में हुआ। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर देख लेते हैं। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर्स ये क्यों हुए? तो आप कह सकते हैं ट्रीटी ऑफ मद्रास में जो अंग्रेजों का प्रॉमिस था, ब्रिटिश का जो प्रॉमिस था, वो मेन कारण बना कि मैसूर पर अगर कोई भी एक्सटर्नल अटैक होगा तो हम मैसूर की मदद करेंगे। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर आपके हुए थे 1780 टू 84, 1780 से 84 के बीच में। अब यहां पर आप देखिए 1780 में मैसूर के ऊपर मराठों ने अटैक कर दिया। अब इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, ट्रीटी ऑफ मद्रास के अकॉर्डिंग, इस वॉर में मैसूर का साथ किसको देना चाहिए था? ब्रिटिश को, लेकिन ब्रिटिश ने साथ नहीं दिया। तो यही मेन कारण बन गया आपका सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर्स का। ठीक है, हालांकि जो तत्कालिक कारण था, इंस्टेंट रीजन था, वो क्या था? तो हम कह सकते हैं एक तो मैसूर और फ्रेंच के बीच की जो फ्रेंडशिप थी वो अंग्रेजों को परेशान कर रही थी। साथ ही साथ एक डेवलपमेंट किया अंग्रेजों ने माहे पर कब्जा कर लिया, जो कि मैसूर किंगडम का एक टेरिटरी था, पार्ट था। जब माहे पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ तो यहां पर हैदर अली को लगा कि उसकी जो सॉवरेनिटी है वो खतरे में है, ठीक है, या उसकी अथॉरिटी को अंग्रेज चैलेंज कर रहे हैं। तो यहां पर हैदर और अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध हो जाता है जिसे हम लोग सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर्स के नाम से जानते हैं। यहां पर भी हैदर अली ने अपनी डिप्लोमेटिक स्किल को यूज किया और इस युद्ध में मराठा और निजाम को अपने साथ मिला लिया, मराठा और हैदराबाद के निजाम को अपने साथ मिला लिया। तो अब इस युद्ध में भी दो पार्टी बनेंगी, एक तरफ आपके हैं मैसूर, मराठा और निजाम, ठीक है, और दूसरी तरफ आपका है ब्रिटिश। लेकिन इस युद्ध में अंग्रेजों ने अपने मिलिट्री स्किल्स का यूज किया, ठीक है, और अंग्रेजों को लीड कौन कर रहा था? एक बहुत ही खतरनाक जनरल है अंग्रेजों का, सर आयरकूट। आपको याद होगा जो बैटल ऑफ वांडीवास होता है, जिसने भारत से फ्रांसीसियों का आधिपत्य समाप्त कर दिया था, उस वॉर को भी लीड कौन कर रहा था? यही बंदा, सर आयरकूट। ठीक है, तो इस ट्रिपल अलायंस को भी सर आयरकूट ने हरा दिया और यहां पर भी अंग्रेज जीत जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अपने मिलिट्री स्किल्स के दम पर। उसके बाद जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर है वो आपका जिस ट्रीटी से समाप्त किया जाता है उसको हम लोग ट्रीटी ऑफ मंगलौर के नाम से जानते हैं। जो ट्रीटी ऑफ मंगलौर है आपका, ये आपका मार्च 1784 में साइन किया जाता है, मार्च 1784, और यहां पर भी पॉलिसी ऑफ म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन को फॉलो किया जाता है। ठीक है, कि जो भी टेरिटरीज एक दूसरे की हैं वो एक दूसरे को वापस कर दी जाती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स से थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो होता है, ध्यान दीजिए उसमें वो क्यों होता है। तो अब सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद आप देखेंगे कि जो मैसूर किंगडम है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, तो अब ये टीपू के अंदर में आ जाता है। हैदर का लड़का बेटा होता है टीपू, उसके अंडर में मैसूर किंगडम आ जाता है, और टीपू यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट्स करता है मैसूर में, है ना। एक ट्रेडिशनल राइवलरी तो चली रही है मैसूर और अंग्रेजों की, इसके अलावा जो राइज ऑफ टीपू है आफ्टर सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, ये भी अंग्रेजों को परेशान कर देती है। कैसे? आप देखेंगे मैसूर में टीपू ने कुछ इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए मैसूर रीजन में, अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत बनाने के लिए। मिलिट्री को और ज्यादा इसने स्ट्रेंथन किया मैसूर की, ठीक है, नावल स्ट्रेंथ बढ़ाए टीपू ने। आप देखेंगे कि 22 बैटल शिप्स और 20 फ्रिगेट्स ये शामिल करता है टीपू, ठीक है, बाद में शामिल करता है, हालांकि जो आपका इसके बाद बैटल होता है,
ठीक है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में आप देखेंगे तो उसी की हम बात कर रहे हैं। सेकंड के बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में 22 बैटलशिप्स और 20 फ्रिगेट्स, ऐसा कहा जाता है कि टीपू ने अपनी नावल स्ट्रेंथ में शामिल किया। ठीक है, इसके अलावा इसने अपने एम्बेसडर्स भेजे टर्की और फ्रांस में, जो कि अंग्रेजों को बहुत ज्यादा परेशान करता है ये एक्ट। ठीक है, और उतने टाइम पर जो गवर्नर जनरल है वो कौन है टीपू के टाइम पर, तो हम कह सकते हैं कॉर्नवालिस। ठीक है, तो कॉर्नवालिस का यहां तक कि ये भी कहना था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कि भारत में इस वक्त अगर कोई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है आपका टीपू। ठीक है, और हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया और तभी से इसे टीपू सुल्तान कहा जाने लगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है उसको डिस्कस करते हैं। तो जो आपका थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है, ये बेसिकली क्यों होता है तो मैंने आपको बता दिया, ट्रेडिशनल राइवलरी, साथ ही साथ राइज ऑफ टीपू सुल्तान। ठीक है, तो ये आपका थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर को जन्म देते हैं और ये होता है आपका 1789 से 92 के बीच में, 1789 टू 92। अब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का इंस्टेंट कारण क्या था, तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है और यहां पर थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, जो मेनली ये रीजन है यहां पर, ये रीजन आपका है मैसूर किंगडम। ठीक है, और इसके नीचे अगर हम देखें तो ये है आपका त्रावणकोर। जो त्रावणकोर है ये ब्रिटिश का एलाई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, त्रावणकोर आपका ब्रिटिश का एलाई है और ये है आपका मैसूर। और यहीं पर अगर हम देखें मैसूर किंगडम में, तो यहां पर है आपका कन्नानूर। जहां पर कौन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिपत्य में है, मतलब मैसूर किंगडम ने डचों को यह परमिशन दे रखी है कि यहां पर आप अपना ट्रेड कर सकते हैं कन्नानूर में। अब जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है वो बेसिकली क्यों होता है, यहां पर जो ये त्रावणकोर स्टेट है इसने कन्नानूर परचेज कर लिया डचों से, डचों से कन्नानूर को परचेज कर लिया, खरीद लिया बिना मैसूर किंगडम की इजाजत के। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, कन्नानूर जो है उतने टाइम किसका पार्ट है, तो ये कोच्चिन स्टेट का पार्ट है, ये कोच्चिन स्टेट का पार्ट है जो कि आपके मैसूर किंगडम के अंदर आता है। अब कन्नानूर जब त्रावणकोर ने परचेज कर लिया और जो कि ब्रिटिश का एलाई है, डचों से परचेज किया, तो इसमें किसकी सॉवरेनिटी खतरे में है, तो आप देखेंगे जो मैसूर किंगडम है अंडर टीपू सुल्तान, मैसूर किंगडम अंडर टीपू सुल्तान, ये इसकी जो सॉवरेनिटी है, इसकी जो स्वायत्तता है, ये यहां पर खतरे में पड़ जाएगी। तो यही मेन कारण बन जाता है मैसूर और त्रावणकोर के बीच में युद्ध का। ठीक है, और त्रावणकोर को कौन सपोर्ट कर रहा है, तो आप कह सकते हैं ब्रिटिश। तो यही आपका थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कहलाता है। ठीक है, जिसकी समाप्ति होती है ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम से, ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। जो ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम है ये आपका 1792 में साइन किया जाता है इन बिटवीन ब्रिटिश एंड मैसूर किंगडम और टीपू सुल्तान। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो दो गुट बनते हैं, तो उसमें एक तरफ आपके ब्रिटिश मराठा और निजाम होते हैं और दूसरी तरफ अकेला टीपू सुल्तान होता है। तो अभी तक जितने भी युद्ध हो रहे थे, फर्स्ट बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर वॉर, इसमें आप देखेंगे कि मराठा और निजाम ब्रिटिश का साथ छोड़ करके मैसूर किंगडम के साथ थे। लेकिन अब इस वॉर में जो मराठा और निजाम है ये ब्रिटिश का साथ देते हैं, तो आपको पता है कि इसमें जीत किसकी होगी, इसमें जीत इस अलायंस की हो जाती है और टीपू सुल्तान इस युद्ध में हार जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो टीपू सुल्तान है ही लॉस्ट दिस बैटल मेनली बिकॉज ही हैज टू फाइट विद 3 लार्ज आर्मीज, ब्रिटिश, मराठा और निजाम। ठीक है, अब यहां पर टीपू सुल्तान की बहुत ही ह्यूमिलेटिंग डिफीट होती है। क्यों, क्योंकि ये जो ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम है ये बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेटिंग ट्रिटी है। यहां पर टीपू सुल्तान को ह्यूमिलेट किया जाता है, कैसे, मैसूर का आधा किंगडम पूरा ब्रिटिश ले लेते हैं, मैसूर का आधा किंगडम किसके अंडर में चलाता है, ब्रिटिश। तो वो सारे एरियाज जो डिंडीगुल, मालाबार या बारह महल जो मेन एरियाज हैं, बारह महल, डिंडीगुल जहां पर फैक्ट्री लगाता है हैदर अली, और जो आपका मालाबार रीजन है, ये तीनों ब्रिटिश के आधिपत्य में चला जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं हम लोग। तो यहां पर हम देख रहे हैं ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम ऑफ 1792, और इसमें
इस ट्रीटी में क्या होता है, तो मैसूर का जो आधा किंगडम होता है ये आपका चला जाता है ब्रिटिश के हाथ में, जिसमें आप कह सकते हैं 12 महल, डिंडीगुल और मालाबार रीजन शामिल है। इसके अलावा फ्रेंड्स तुंगभद्रा साइड में जितनी भी टेरिटरी है, तुंगभद्रा रिवर के साइड में जितनी भी ट्रिब्यूटरी है वो मराठा ले लेते हैं, ठीक है। और कृष्णा नदी से लेकर के पेन्नार रिवर तक जितनी भी टेरिटरी है ये निजाम ले लेते हैं। ये टेरिटरी लगभग आप देखेंगे आधे से ज्यादा टेरिटरी चली गई किसके हाथ में, दुश्मनों के हाथ में, मैसूर के। उसके बाद फ्रेंड्स यही इतना नहीं, वार बूटी के तौर पर, वार बूटी के तौर पर जो ब्रिटिश होते हैं वो मैसूर से 3 करोड़ 30 लाख, 3 करोड़ 30 लाख रुपए लेते हैं, प्लस टीपू सुल्तान के 2 बेटे होते हैं, 2 सन होते हैं, इनको कॉर्नवालिस हॉस्टेज बना लेता है, ठीक है। तो ये जो इसके दोनों बेटों को हॉस्टेज बना लिया, उसकी सारी टेरिटरी पर कब्जा कर लिया, वॉर बूटी ले ली, ये बेसिकली मेन कारण बन जाता है, ये जो ह्यूमिलेशन है ये मेन कारण बन जाता है फोर्थ आंग्ल मैसूर वॉर का, ठीक है, जो कि आपका 1799 में श्रीरंगपट्टनम के गेट पर लड़ा जाता है। अब यहां पर आप देखेंगे जो फोर्थ आंग्ल मैसूर वॉर है इसका मेन कारण क्या था, ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ये जो ह्यूमिलेटिंग ट्रिटी हुई थी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। तो यहां पर हम देखें फ्रेंड्स, जो आपका फोर्थ आंग्ल मैसूर वॉर होता है, फोर्थ आंग्ल मैसूर वॉर, ये आपका होता है 1799 में। और अब गवर्नर जनरल कौन है, तो आप ध्यान रखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली अब आपका गवर्नर जनरल है। तो लॉर्ड वेलेस्ली प्लस मराठा प्लस निजाम ये सब मिलकर के मैसूर पर अटैक कर देते हैं टीपू सुल्तान पर, और इन दिस बैटल टीपू सुल्तान डाइड इन द बैटलफील्ड, टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि जो मैसूर स्टेट है या जो उसकी टेरिटरी है वो वडियार रूलर्स को दे दी जाती है। वडियार रूलर उस वक्त आपका है कृष्णा राज थर्ड, इसके अंडर में डाल दी जाती है और इससे सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि साइन करा लिया जाता है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। उसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स 1831 में जब लॉर्ड विलियम बेंटिक आता है, सती प्रथा वाला, है ना, तो उसने मैसूर किंगडम अपने हाथ में ले लिया, इसका जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर फाइनली 1881 में लेटन रिपन डफरिन, तो रिपन के टाइम पर 1881 में रिपन के टाइम पर हम देखेंगे कि जो मैसूर किंगडम है वापस रिस्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपकी कहानी थी मैसूर किंगडम की। अब फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा था कि जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ उसमें जीता कौन, आप आसानी से बता सकते हैं हैदर अली की जीत हुई थी, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हु इमर्ज्ड विक्टोरियस इन द फर्स्ट, अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड अ मॉडर्न आर्मरी इन डिंडीगल मैसूर इन 1755। तो आपको पता है हैदर अली ने डिंडीगल में आर्म फैक्ट्री लगाई थी 1755 में फ्रांसीसियों की मदद से, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया था। अब देखिए जितना भी मैंने आपको समझाया है उतना अगर आपको याद हो गया तो उसके बाद अब कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी आपका पीसीएस में पूछा चुका है कि ब्रिटिश जनरल हु डिफीटेड हैदर अली इन वॉर ऑफ पोर्टो नोवो। तो वॉर ऑफ पोर्टो नोवो जो है आपका, वो ध्यान रखिएगा सेकंड जो आपका एंग्लो मैसूर वॉर होता है, ठीक है, जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर है उसका जो फाइनल बैटल होता है वो आपका वॉर ऑफ पोर्टो नोवो है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो कि आपका 1 जुलाई 1781 में लड़ा जाता है, 1 जुलाई 1781 में। तो इसमें किसकी जीत होती है, सेकंड वॉर जो होता है एंग्लो मैसूर वॉर, तो आप देखेंगे इसमें जो ब्रिटिश होते हैं दे डिफीटेड हैदर अली इन वॉर ऑफ पोर्टो नोवो, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रिटिश कमांडर कौन है, तो बैटल ऑफ वांडीवाश में कौन कमांडर था, वही था यहाँ पर, तो सर आयरकुट, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सर आयरकुट ने ट्रिपल अलायंस को हराया, ध्यान रखिएगा, मराठा मैसूर और निजाम तीनों को एक साथ हराया था। तो पोर्टो नोवो का जो युद्ध है ये भी बैटल ऑफ वांडीवाश की तरह एक निर्णायक युद्ध था। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ये भी पीसीएस का क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान सेट अप हिज कैपिटल एट। तो आपको पता है फाइनली जो लड़ाई होती है 1799 में कहां पर होती है, तो श्रीरंगपट्टनम के गेट पर होती है, ठीक है। तो ये याद रखिए, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1992 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा चुका है फ्रेंड्स। टीपू सुल्तान ने अपनी कैपिटल श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी, ध्यान रखिएगा, इस ये आपका जैकोबियन क्लब का मेंबर भी था, जैकोबियन क्लब का मेंबर भी था। इसने फ्रांस और मैसूर इनकी मित्रता के आप कह सकते हैं संकेत के तौर पर एक ट्री ऑफ लिबर्टी भी प्लांट किया था, ट्री ऑफ लिबर्टी, ठीक है, एज अ सिंबल ऑफ द अलायंस बिटवीन फ्रांस एंड मैसूर। उसके अलावा फ्रेंड जो टीपू सुल्तान है इसने बहुत सारे फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन भी किए थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये आपका आईएएस प्रीलिम्स 2001, यूपीएससी प्रीलिम्स 2001 में और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2011 दो बार पूछा गया है। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स एस्टैब्लिश्ड एम्बेसीज
इन द फॉरेन कंट्रीज ऑन मॉडर्न लाइन्स। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो टीपू सुल्तान था उसने अपने एम्बेसडर्स भेजे थे कहाँ कहाँ पर, तो इजिप्ट, फ्रांस, टर्की। ठीक है, तो यहाँ पर अपने एम्बेसडर्स भेजे थे ऑन मॉडर्न लाइन्स। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी इन 1780। तो टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश आर्मी को 1780 में कब हराया था और कहां पर हराया था, तो हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस मींस 2009 में ऑलरेडी पूछा चुका है। और फ्रेंड्स इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जो बैटल ऑफ पोलिलूर हुआ था 1780 में, यहां पर आप देखेंगे आरकूट का सीज हुआ था और टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश आर्मी को हराया था। इसके बाद फ्रेंड्स 1781 में हैदर अली को दोबारा अंग्रेजों ने हरा दिया। ठीक है, बैटल ऑफ पोर्टो नोवो में हम देखेंगे वो भी हार गए थे हैदर अली। तो फ्रेंड्स इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, तो ये आपके कब हुए थे, 1766 टू 69, इंडेड विद द ट्रीटी ऑफ मद्रास। और हैदर अली वॉज डिफीटेड वॉर, तो ये गलत लिखा हुआ है, हैदर अली इस वॉर को जीता था। ठीक है, हारा नहीं था, इस वॉर में वो जीता था, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। आपसे करेक्टली पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच है। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर आपके 1780 टू 84 के बीच में हुए थे, जिसको हम लोग बैटल ऑफ पोर्टो नोवो के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये बैटल का कैसे समाप्त हुआ था, तो ट्रीटी ऑफ मंगलौर के द्वारा ये बैटल समाप्त किया गया था। ठीक है, और इतने टाइम अगर पूछा जाए गवर्नर जनरल कौन था भारत का, तो वो था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। 1780 टू 84 के बीच में जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, वो था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। तो यहां पर हैदर अली की हार हुई थी, तो बी ऑप्शन भी हमारा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो टीपू सुल्तान और निजाम मराठा ब्रिटिश के बीच में हुए थे। तो फ्रेंड थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर आपके कब हुए थे, तो ये हुए थे आपके 1790 टू 92 के बीच में। इंडेड विद द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम इन 1792। श्रीरंगपट्टनम की जो ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी टीपू को साइन कराई गई थी, ठीक है, उसके साथ युद्ध समाप्त हुआ था। और इसमें भी हम देखेंगे टीपू सुल्तान भी युद्ध को हारा था, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत लिखा हुआ है, इससे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ आंग्ल मैसूर वॉर आपके 1799 में हुए थे। ठीक है, यहाँ पर टीपू हारा था और इसको मार दिया गया था बाद में इस बैटल में। ठीक है, ही डाइड ऑन द गेट ऑफ द श्रीरंगपट्टनम इन दिस बैटल इन 1799। उसके बाद 4 मई 1799, 4 मई 1799 को जो आपका मैसूर है उसका एनेक्सेशन कर लिया गया। लॉर्ड वेलेस्ली उतने टाइम पर आपका गवर्नर जनरल था, इसने मैसूर को ब्रिटिश किंगडम में मिला लिया। ठीक है, और टीपू की जो बची हुई फैमिली थी उसको वेल्लोर भेज दिया या वेल्लोर में बंदी बना लिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके फ्रेंड्स, और थैंक यू सो मच।